वेलकम टू गवर्नमेंट एग्ज़ाम स्टडी यूट्यूब चैनल। तो आज के सेशन में हम एनसीईआरटी अपनी कंटिन्यू रखते हुए क्लास 8 चैप्टर 8 हम कंप्लीट करने चल जा रहे हैं आज। और ये क्लास 6 की एनसीईआरटी हिस्ट्री की चैप्टर 8 है और चैप्टर का नाम है खुशहाल गांव और समृद्ध शहर। चलिए स्टार्ट करते हैं, देखते हैं इसमें क्या क्या डिस्कस करना है। लोहार की दुकान पर प्रभाकर लोहारों को काम करते देख रहा था। एक छोटी सी बेंच पर कुल्हाड़ी और हंसिया जैसे कुछ औजार बेचने के लिए रखे थे। दूसरी ओर भट्टी जल रही थी। औजार बनाने के लिए दो लोग लोहे की एक छड़ को गर्म कर उसे पीट रहे थे। प्रभाकर को ये सब बड़ा मज़ेदार लग रहा था। लोहे के औजार और खेती, या कुछ लोहे के औजार दिए गए हैं। लोहे के औजार और खेती। लोहे का प्रयोग आज एक आम बात है। लोहे की चीज़ें हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी का हिस्सा बन गई हैं। इस उपमहाद्वीप में लोहे का प्रयोग लगभग 3,000 साल पहले शुरू हुआ। महापाषाण कब्रों में लोहे के औजार और हथियार बड़ी संख्या में मिले हैं। इनके बारे में तुम अध्याय 4 में पढ़ चुके हो। करीब 2500 वर्ष पहले लोहे के औजारों के बढ़ते प्रयोगों का प्रमाण मिलता है। इनमें जंगलों को साफ करने के लिए कुल्हाड़ियाँ, जुताई के लिए हलों के फाल शामिल हैं। अध्याय 5 में तुमने पढ़ा था कि लोहे के फाल के इस्तेमाल से कृषि की उत्पादन बढ़ गया था, यानी उसकी उत्पादकता में वृद्धि हुई थी। यह लोहे के औजार दिखाए गए हैं। और कृषि उत्पादन बढ़ाने के लिए उठाए गए अन्य कदम, यानी कृषि के उत्पादन बढ़ाने के लिए कौन कौन से कदम उठाए गए, तो इसमें है पहले नंबर पे आता है सिंचाई। समृद्ध गांव के बिना राजाओं तथा उनके राज्यों का बने रहना मुश्किल था। जिस तरह कृषि के विकास में नए औजार तथा रोपाई, जो अध्याय तुम 5 में पढ़ चुके हो, महत्वपूर्ण कदम थे, उसी तरह सिंचाई भी काफ़ी उपयोगी साबित हुई। इस समय सिंचाई के लिए नहरें, कुएं, तालाब तथा कृत्रिम जलाशय बनाए गए थे। ये औजारों का ये दिखाया गया है सूची। औजारों की सूची में इन चित्रों के नाम चुनो। हंसिया, कुल्हाड़ी और संडसी। लोहे की ऐसी 5 चीज़ों की सूची बनाओ जिनका प्रयोग तुम रोज़मर्रा में करते हो। इस चार्ट में तुम्हें सिंचाई से आए परिवर्तन दिखाए गए हैं। खाली स्थानों से सही वाक्य भरो। लोगों के द्वारा परिश्रम किया गया, किसानों को लाभ मिला क्योंकि अब उत्पादन की जो अनिश्चितता थी वो घटी। कर यानी कि टैक्स अदा करने के लिए किसानों को उत्पादन बढ़ाना था। राजाओं ने सिंचाई की योजनाएं बनाई और धन खर्च किया। ये कुछ करने के लिए दी गई है एक्सरसाइज, तो आप लोग कर सकते हैं इसे देख के। आगे बढ़ते हैं चैप्टर में। तो गांव में कौन रहते थे? गांव में कौन रहते थे? इस उपमहाद्वीप के दक्षिणी तथा उत्तरी हिस्सों में अधिकांश गांवों में कम से कम 3 तरह के लोग रहते थे। 3 तरह के। तमिल क्षेत्र में बड़े भूस्वामियों को वेल्लला, साधारण हलवाहों को उड़वार और भूमिहीन मजदूरों को दास, कैडिसियार और अदिमई कहलाते थे। मतलब जो तमिल क्षेत्र का जो एरिया था ना, ये वाला तमिल क्षेत्र का, ये वाला तमिल, तेलुगु, मलयालम, तो ये तो मलयालम एरिया था। ये तमिल, ये तेलुगु थे, ये तमिल ही वाले थे, सॉरी, यानी कि तमिलनाडु वाले एरिया रीजन था ना तमिलनाडु वाला। तो ये तमिल क्षेत्र में जो बड़े भूस्वामी थे, बड़े भूस्वामी, तो उनको कहा जाता था वेल्लला। और जो साधारण हलवाहो, जो हल चलाते थे, साधारण हल चलाते थे, उनको उड़वार कहा जाता था। और जो भूमिहीन मजदूर थे, जिनके पास भूमि नहीं थी, उन्हें दास, कैडिसियार या अदिमई कहलाते थे। देश के उत्तरी हिस्से में गांव का प्रधान व्यक्ति ग्राम भोजक कहलाता था। यानी कि देश के जो उत्तरी हिस्सा था, जैसे कि ये देश है तमिल वाला ही, तो ये उत्तरी हिस्सा, यहाँ पे जो गांव का जो प्रधान व्यक्ति होता था वो ग्राम भोजक कहलाता था। अक्सर एक ही परिवार के लोग इस पद पर पीढ़ियों तक बने रहते थे, यानी कि यह पद अनुवांशिक था। ग्राम भोजक के पद पर आमतौर पर गांव का सबसे बड़ा भूस्वामी होता था। साधारणतया इनकी जमीन पर इनके दास और मजदूर काम करते थे। इसके अतिरिक्त प्रभावशाली होने के कारण प्राय राजा भी कर वसूलने का काम इन्हीं को सौंप देते थे।
ये न्यायाधीश का और कभी कभी पुलिस का काम भी करते थे। कौन ग्राम भोजक? ग्राम भोजकों के अलावा अन्य स्वतंत्र कृषक भी होते थे जिन्हें गृहपति कहते हैं। इनमें ज्यादातर छोटे किसान ही होते थे। इसके अतिरिक्त कुछ ऐसे स्त्री पुरुष थे जिनके पास अपनी अपनी जमीन नहीं होती थी। इनमें दास कर्मकार आते थे जिन्हें दूसरी जमीन पर काम करके अपनी जीविका चलानी पड़ती थी। अधिकांश गांवों में लोहार, कुंभकार, बढ़ई तथा बुनकर जैसे कुछ शिल्पकार भी होते थे। प्राचीनतम तमिल रचनाएं कौन कौन सी हैं? तो इसके बारे में पढ़ते हैं। प्राचीनतम तमिल रचनाएं। तमिल प्राचीनतम रचनाओं को संगम साहित्य कहते हैं, यानी कि जो तमिल इस एरिया में जो रचनाएं रची गई, केरल और कर्नाटक और तमिलनाडु, इस एरिया में जो रचनाएं रची गई थी तो उन संगम साहित्य कहते हैं। इनकी रचना करीब 2300 साल पहले की गई। इन्हें इस संगम इसलिए कहा जाता है क्योंकि जो मदुरै है, जो देखो मानचित्र संख्या 7, पृष्ठ संख्या 105 के कवियों के सम्मेलन में इसका संकलन किया गया था। मतलब कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु के जो कवियों का संग्रह वो सम्मेलन हुआ था, उसमें इनके कवियों का सम्मेलनों में इनका संकलन किया गया था, इनके साहित्य को। गांव में रहने वालों के जिन तमिल नामों का उल्लेख यहाँ किया गया वे संगम साहित्य में पाए जाते हैं। नगर क्या कहती हैं कहानियाँ, यात्रा विवरण, मूर्ति कलाएं और पुरातत्व? तुमने जातकों के बारे में सुना होगा, जातक कथा जो बौद्ध धर्म से संबंधित थी। ये वो कहानियां हैं जो आम लोगों में प्रचलित थी। बौद्ध भिक्षुओं ने इनका संकलन किया। यहाँ एक जातक कथा दी गई है जिसमें यह बताया गया है कि एक निर्धन किस तरह धीरे धीरे धनी बन जाता है। जातक कथा दी गई है यहाँ पे, बहुत ज़्यादा बड़ी है ये। चलिए देखते हैं इसमें क्या है जातक कथा में। एक निर्धन की चतुराई। एक निर्धन की चतुराई। एक शहर में एक गरीब युवक रहता था। उसके पास एक मरे चूहे के अलावा कुछ नहीं था। उसने उस चूहे को एक सिक्के में एक भोजनालय वाले को की बिल्ली के लिए बेच दिया। फिर एक दिन वह बड़ी जोर से फिर एक दिन बड़ी जोर की आंधी आई। राजा का बगीचा टूटी टहनियों और पत्तियों से भर गया। उनका माली से साफ करने की बात से परेशान हो उठा। युवक ने माली से कहा कि अगर लकड़ियां और पत्ते उसे मिल जाएं तो वह बगीचे की सफाई कर सकता है। माली तुरंत मान गया। युवक के पास खेल रहे बच्चों को यह कहकर इकट्ठा कर लिया कि प्रत्येक टहनी और पत्ते के बदले में उन्हें एक एक मिठाई मिलेगी। देखते ही देखते उन्होंने बगीचे से एक एक पत्ता तिनका चुनकर गेट के पास इकट्ठा कर दिया। तभी उधर से राजा का कुम्हार बर्तनों को पकाने के लिए ईंधन की तलाश में गुजरा। उसने पूरे ढेर को खरीद लिया। इस तरह युवक के पास कुछ और पैसे हो गए। अब उस युवक ने एक और योजना बनाई। एक बड़े बर्तन में पानी भरकर वह नगर के द्वार पर गया और वहां उसने घास काटने वाले 500 लोगों को पानी पिलाया। खुश होकर उन लोगों ने कहा, तुमने हमारे लिए इतना अच्छा काम किया, बताओ हम तुम्हारे लिए क्या कर सकते हैं। उसने कहा, मैं आपको यह बताऊंगा जब मुझे आपकी सहायता की ज़रूरत होगी। उसके बाद उसने एक व्यापारी से दोस्ती की। एक दिन उस व्यापारी ने बताया कि कल एक घोड़े का व्यापारी 500 घोड़ों के साथ शहर में आ रहा है। यह सुनकर उस युवक ने उन घास काटने वालों के पास जाकर कहा, कृपया तुम सब एक एक घास का गट्ठर मुझे दे दो। मैं अपनी घास तब तक और और अपनी घास तब तक मत बेचूं जब तक मेरी ना बिक जाए। उन्होंने उसे घासों के 500 गट्ठर दे दिए। जब घोड़े के व्यापारी को कहीं भी घास नहीं मिली तो उसने इस युवक को की घास 1000 सिक्के में खरीद ली। इस कहानी में आए व्यक्तियों के व्यवसायों की सूची बनाओ। प्रत्येक के लिए यह तय करो कि वह का शहर में, खा गांव में या फिर गा शहर तथा गांव दोनों में रहते थे। घोड़े का व्यापारी शहर में क्यों आया होगा? क्या महिलाएं कहानी में बताए व्यवसायों को अपना सकती थी? उत्तर के कारण बताओ। जो ऊपर कहानी दी गई है इसके बारे में पूछा है। प्राचीन नगरों के जीवन के बारे में हमें कुछ अन्य स्रोतों से भी पता चल सकता है। शहरों, गांव या फिर जंगलों के जीवन से जुड़ी घटनाओं को मूर्तिकार कलात्मक ढंग से उकेरते थे। मूर्तियों को ऐसी इमारतों की रेलिंग, खंभों या प्रवेश द्वारों पर सजाया जाता था जहां लोग आते थे।
नीचे यहाँ पे ये दी गई है सांची की मूर्ति। सांची की मूर्ति कला है ये मध्य प्रदेश। सांची की मूर्ति कला है ये मध्य प्रदेश में स्थित सांची के स्तूप की मूर्ति कला का नमूना है। ये नीचे दिया गया है ये। इसमें शहर के जीवन का एक दृश्य है। तुम अध्याय 11 में सांची के बारे में पढ़ोगे। इन दीवारों को देखो, क्या वे ईंट की बनी है या फिर लकड़ी या पत्थर से। क्या इसकी रेलिंग लकड़ी की बनी है। इमारतों की छत का वर्णन करो। ये पूरा चित्रकला है ये। और दिल्ली में मिला वलय कूप हड़प्पा की जल निकासी व्यवस्था से कैसे भिन्न है। वलय कूप है ये। अध्याय 5 में वर्णित अनेक शहर महाजनपदों की राजधानी थे। जैसा कि तुमने पढ़ा, इनमें से कुछ शहर परकोटों से घिरे होते थे। जैसा कि तुम ऊपर के चित्र में देख रहे हो, अनेक शहरों में वलयकूप मिले हैं। ये वलयकूप गुसल खाने, नाली या कूड़ेदान के लिए प्रयुक्त होते थे। ये वलयकूप लोगों के घरों में होते थे। महलों, बाजारों या आम घरों के अवशेष बहुत कम मिले हैं। संभवतः लकड़ी, मिट्टी व कच्ची ईंटों या छप्पर से बने होने के कारण ज़्यादा समय तक टिक न पाए हों। भविष्य में पुरातात्वविद इनकी खोज कर सकते हैं। प्राचीन शहरों के बारे में वहाँ के नए नाविकों तथा यात्रियों के विवरणों द्वारा भी पता चलता है। ऐसा ही एक विस्तृत विवरण किसी अज्ञात यूनानी नाविक का है। जिन 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 पत्तनों पर वह गया, उन सभी के बारे में उसने लिखा। मानचित्र संख्या 7 मानचित्र 7 पृष्ठ संख्या 105 में भरूच ढूंढो। अब उसके द्वारा दिए गए वर्णन को पढ़ो। ऊपर यहाँ कुछ इम्पोर्टेंट दिया गया है। बेरी गाजा भरूच का यूनानी नाम। कहानी इसमें दी गई है। बेरी गाजा का जो भरूच का यूनानी नाम है, कहानी दी गई। बेरी गाजा की संकरी खाड़ी में समुद्र से आने वालों के लिए नाव चला पाना बहुत मुश्किल होता है। राजा के द्वारा नियुक्त कुशल और अनुभवी स्थानीय मछुआरे ही यहाँ जहाज ला सकते थे। बेरी गाजा में शराब, तांबा, टिन, सीसा, मूंग, पुखराज, कपड़े, सोने और चांदी के सिक्कों का आयात होता था। हिमालय की जड़ी बूटियाँ, हाथी दांत, गोमेद, कार्निलियन, सूती कपड़ा, रेशम तथा इत्र यहाँ से निर्यात किए जाते थे। राजा के लिए व्यापारी विशेष उपहार लाते थे। इसमें चांदी के बर्तन होते थे, गायक किशोर, सुंदर औरतें होती थी, अच्छी शराब होती थी और उत्कृष्ट महीन कपड़े शामिल थे। और ये आहत सिक्कों के बारे में दिया गया है। आहत सिक्के जो हमने पहले भी चैप्टर में पढ़ा है। आहत सिक्के सामान्यतः आयताकार और कभी कभी वर्गाकार, यानी कभी तो आयताकार होते थे और कभी वर्गाकार होते थे या फिर गोल भी होते थे। ये या तो धातु की चादर को काटकर या धातु के चपटे गोलिकाओं से बनाए जाते थे। इन सिक्कों पर कुछ लिखा नहीं था, बल्कि इन पर कुछ चिन्ह ठप्पे से बनाए जाते थे, इसलिए ये आहत सिक्के कहलाए। ये सिक्के उपमहाद्वीप के लगभग अधिकांश हिस्सों में पाए गए हैं। ईसा की आरंभिक सदियों तक ये प्रचलन में रहे वो आहत सिक्के। इस पे जानवरों के चित्र बने हुए हैं। ये कुछ पत्ते का, कुछ ये उनके जो औजार वो होते थे ना, शस्त्र, उस टाइप के। यहाँ पे ये गोल हैं। सिक्कों के बारे में जानकारी। सिक्के पृष्ठ संख्या 82 पर दी गई कहानी में तुमने देखा कि किस तरह सिक्कों के आधार पर संपत्ति का मूल्यांकन किया गया। पुरातात्विदों को इस युग के हजारों सिक्के मिले हैं। सबसे पुराने आहत सिक्के थे जो करीब 500 साल तक चले। इसका चित्र नीचे दिया गया है। चांदी या तांबे के सिक्कों पर विभिन्न आकृतियों को आहत कर बनाए जाने के कारण इन्हें आहत सिक्के कहा जाता है। विनिमय के अन्य साधन, यानी कि बार्टर सिस्टम जो होता है, वस्तु विनिमय, वो वाला। संगम साहित्य की इस छोटी सी कविता को पढ़ो। ये कविता है। खेतों के सफ़ेद धान गाड़ियों पर लादे जा रहे हैं। नमक के लिए लंबे रास्ते, चांदनी सी सफ़ेद रेत पर परिवार को समेटे, कहीं पीछे छूट ना जाएं। शहरों से नमक के सौदागरों के यूं चले जाने से सिर्फ सन्नाटा रह जाता है। समुद्र के किनारे नमक का बहुत ज़्यादा उत्पादन होता था।
नगर अनेक गतिविधियों के केंद्र रहे हैं। नगर है ना, वो क्या है, अनेक गतिविधियों के केंद्र। अक्सर नगर कई कारणों से महत्वपूर्ण हो जाते हैं। उदाहरण के लिए मथुरा मानचित्र संख्या 7 पृष्ठ संख्या 105 में है। यह 2500 साल से भी ज़्यादा समय से एक महत्वपूर्ण नगर रहा है, क्योंकि यहाँ यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। ये यातायात और व्यापार के दो मुख्य रास्तों पर स्थित था। इनमें से एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर और दूसरा उत्तर से दक्षिण की ओर। यानी कि एक रास्ता तो जैसे कि इंडिया है, या तो उत्तर पश्चिम से, एक रास्ता उत्तर पश्चिम से पूरब की ओर, से पूरब की ओर यहाँ जाने के लिए, और दूसरा था जो उत्तर से दक्षिण की ओर इस तरीके से वाला था, दक्षिण की ओर जाने वाला था। शहर के चारों ओर किलेबंदी थी। इनमें अनेक मंदिर थे। आसपास के किसान तथा पशुपालक शहर में रहने वालों के लिए भोजन जुटाते थे। मथुरा बेहतरीन मूर्तियां बनाने का केंद्र था। लगभग 2000 साल पहले मथुरा कुषाणों की दूसरी राजधानी बनी। इसके बारे में तुम अगले अध्याय में पढ़ोगे। मथुरा एक धार्मिक केंद्र भी रहा है। यहाँ बौद्ध विहार और जैन मंदिर हैं। यह कृष्ण भक्ति का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। मथुरा में प्रस्तर खंडों तथा मूर्तियों पर अनेक अभिलेख मिले हैं। आमतौर पर ये संक्षिप्त अभिलेख हैं जो स्त्रियों तथा पुरुषों द्वारा मठों या मंदिरों को दिए जाने वाले दान का उल्लेख करते हैं। प्राय शहर के राजा, रानी, अधिकारी, व्यापारी तथा शिल्पकार इस प्रकार के दान करते थे। उदाहरण के लिए मथुरा के अभिलेखों में सुनारों, लोहारों, बुनकरों, टोकरी बुनने वालों, माला बनाने वालों और इत्र बनाने वालों के भी उल्लेख मिलते हैं। शिल्प तथा शिल्पकार कौन थे? चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं। पुरास्थलों से शिल्पों के नमूने मिले हैं। इनमें मिट्टी के बहुत ही पतले और सुंदर बर्तन मिले हैं। जिन्हें उत्तरी काले चमकीले पात्र कहा जाता है, क्योंकि ये ज़्यादातर उपमहाद्वीप के उत्तरी भाग में मिले हैं। ध्यान रहे कि अन्य दूसरे शिल्पों के अवशेष नहीं बचे होंगे। जैसा कि विभिन्न ग्रंथों से हमें पता चलता है कि कपड़ों का उत्पादन बहुत महत्वपूर्ण था। उत्तर में वाराणसी, दक्षिण में मदुरै इसके प्रसिद्ध केंद्र थे। यहाँ स्त्री पुरुष दोनों काम करते थे। अनेक शिल्पकार तथा व्यापारी अपने अपने संघ बनाने लगे थे, जिन्हें श्रेणी कहा जाता था। यानी कि जो शिल्पकार थे और जो व्यापारी थे वो अपने अपने संघ बनाने लगे, जिन्हें क्या कहा जाता था? श्रेणी। शिल्पकारों की श्रेणियों का जो काम होता था वो प्रशिक्षण यानी ट्रेनिंग देना, कच्चा माल उपलब्ध कराना तथा तैयार माल का विवरण करना था। जबकि जो व्यापारियों की श्रेणियां थीं वो व्यापार का संचालन करती थीं। श्रेणियां बैंकों के रूप में काम करती थीं, जहां लोग पैसे जमा रखते थे। इस धन का निवेश लाभ के लिए किया जाता था। उससे मिले लाभ का कुछ हिस्सा जमा करने वालों को लौटा दिया जाता था, या फिर मठ आदि धार्मिक संस्थानों को दिया जाता था। जो मठ होते थे उनको दिया जाता था। यहाँ कुछ इस पेज में इम्पोर्टेंट है। उत्तरी काले चमकीले पात्र, इसके बारे में दिया गया है। ये एक कठोर चाक निर्मित धातु की तरह दिखने वाले तथा चमकदार काली सतह वाले पात्र हैं। इसे बनाने के लिए कुम्हार मिट्टी के बर्तनों को भट्टों पर उच्च तापमान पर रखते थे, जिसके परिणाम स्वरूप इन बर्तनों की बाहरी सतह काली हो जाती थी। इन पर एक पतली काली लेप भी लगाई जाती थी, जो इस बर्तन को शीशे जैसी चमक प्रदान करता था। सूत कातने और बुनने के नियम थे। वहाँ पर क्या क्या नियम थे, चलिए डिस्कस करते हैं। सूत कातने और बुनने के नियम। ये नियम अर्थशास्त्र के हैं। अध्याय 7 में अर्थशास्त्र का उल्लेख किया गया है। इसमें वर्णन किया गया है कि किस प्रकार एक विशेष पदाधिकारी की देखरेख में सूत की कताई और बुनाई की जाती थी। ऊन, पेड़ों की छाल, कपास, पटुआ तथा सन को तैयार करने के काम में विधवाओं, सक्षम और अक्षम महिलाओं, भिखुनियों, वृद्ध वेश्याओं, राजा की अवकाश प्राप्त दासियों, सेविकाओं और अवकाश प्राप्त देवदासियों को लगाया जा सकता है। इन्हें इनके काम के और गुणवत्ता के अनुसार पारिश्रमिक देना चाहिए। जिन महिलाओं को बाहर निकलने की अनुमति नहीं है
वे अपने दासियों को भेजकर कच्चे माल को मंगवा सकती हैं और फिर तैयार माल उन्हें भिजवा सकती हैं। वे औरतें जो कारखाने जा सकती थीं, उन्हें अपना माल कारखाने तक तड़के ले जाना पड़ता था, जहां उन्हें पारिश्रमिक मिलता था। इस समय माल को अच्छी तरह जांचने के लिए रोशनी रहती थी। अगर निरीक्षक उस औरत की तरफ देखता देखता है या इधर-उधर की बातें करता है तो उसे सजा मिलनी चाहिए। अगर औरत ने अपना काम पूरा नहीं किया तो उसे जुर्माना देना होगा। इसके लिए उसका अंगूठा भी काटा जा सकता था। मेडू सूक्ष्म निरीक्षण अरिका मेडू मानचित्र संख्या 7 पृष्ठ संख्या 105 में अरिका मेडू पदुचेरी में ढूंढो। पृष्ठ संख्या 88 में रोम के बारे में दो जानकारियां पढ़ो। लगभग 2200 से 1900 साल पहले अरिका अरिका मेडू एक पत्तन था। यहाँ दूर दूर से आए जहाजों से सामान उतारे जाते थे। यहाँ ईंटों से बना एक ढांचा मिला है जो संभवतः गोदाम रहा होगा। यहाँ भूमध्य सागरीय क्षेत्र के एम्फोरा जैसे पात्र मिले हैं। इनमें शराब या तेल जैसे तरल पदार्थ रखे जा सकते थे। इनमें दोनों तरफ से पकड़ने के लिए हत्थे लगे हैं। साथ ही यहाँ एरेटाइन जैसे मोहर लगे लाल चमकदार बर्तन भी मिले हैं। इन्हें इटली के एक शहर के नाम पर एरेटाइन पात्र के नाम से जाना जाता है। इसे मोहर लगे सांचे पर गीली चिकनी मिट्टी को दबाकर बनाया जाता था। कुछ बर्तन ऐसे भी मिले हैं जिनका डिजाइन तो रोम का है, किंतु वे यही बनाए जाते थे। यहाँ रोमन लैम्प, शीशे के बर्तन और रत्न भी मिले हैं। साथ ही छोटे छोटे कुंड भी मिले हैं जो संभवतः कपड़े की रंगाई के पात्र रहे होंगे। यहाँ पर शीशे और अर्ध बहुमूल्य पत्थरों से मन के बनाने के पर्याप्त साक्ष्य मिले हैं। यहाँ पे ये एक मिट्टी के अभिलेखित मिट्टी के बर्तन है ये, जिन पर कुछ लिखा हुआ है। ये अभिलेखित है। कई बर्तनों पर ब्राह्मी में अभिलेख मिले हैं। प्रारंभ में तमिल भाषा के लिए इसी लिपि का प्रयोग किया जाता था। तमिल भाषा के लिए ब्राह्मी लिपि का, और इसीलिए इन्हें तमिल ब्राह्मी अभिलेख कहा जाता है। तमिल ब्राह्मी अभिलेख। अन्यत्र कुछ यहाँ इम्पोर्टेंट करके दिया गया है, तो देखते हैं इसमें। अन्यत्र में है मानचित्र 6 पृष्ठ संख्या 76 में रोम ढूंढो। यह यूरोप के सबसे पुराने शहरों में एक है। इसका विकास लगभग तभी हुआ जब गंगा के मैदान के शहर बस रहे थे। रोम एक बहुत बड़ा साम्राज्य की राजधानी था। यह यूरोप, उत्तरी अफ्रीका, पश्चिमी एशिया तक फैला साम्राज्य था। इसके सबसे महत्वपूर्ण शासकों में से एक ऑगस्टस ने करीब 2000 साल पहले शासन किया था। उसने कहा था कि रोम ईंटों का शहर था। ये ईंटों का बना हुआ है पूरा, जिसे मैंने संगमरमर का बनवाया। ऑगस्टस और उसके बाद के शासकों ने कई मंदिर और महल भी बनवाए थे। ऑगस्टस ने बड़े बड़े रंगमंडल यानी एम्फी थिएटर। इनमें चारों तरफ दर्शकों के बैठने के लिए सीढ़ी नुमा जगह होती थी। यहाँ लोग विभिन्न प्रकार के कार्यक्रम देख सकते थे। उन्होंने स्नानागार भी बनवाए, जहाँ स्त्रियों तथा पुरुषों के लिए अलग अलग समय निर्धारित थे। यहाँ लोग एक दूसरे से मिलते थे और आराम करते थे। बड़े बड़े जलवाही सेतु के जरिए यानी सेतु या एक्वाडक्ट के जरिए शहरों के स्नानागारों, फव्वारों तथा गुसलखानों के लिए पानी लाया जाता था। और इसमें आगे क्या है, इसमें ये कुछ उपयोगी शब्द जो हमने आज समझे हैं वो हैं लोहे के बारे में पढ़ा, गांव, सच्चाई के, संगम के बारे में, नगरों के, वलय कूप के बारे में, पत्तन के बारे में और श्रेणी के बारे में हमने पढ़ा है। और इसके अलावा यहाँ कुछ इम्पॉर्टेंट डेट्स भी दी गई हैं। तो ये इम्पॉर्टेंट डेट्स हैं यहाँ पर। उपमहाद्वीप में लोहे के प्रयोग की शुरुआत करीब 3000 साल पहले हुई। लोहे के प्रयोग में बढ़ोतरी नगर आहत सिक्के करीब 2500 साल पहले आए। संगम साहित्य की रचना की शुरुआत 2300 साल पहले हुई है। और अरिका मेडू का पत्तन जो करीब 2200 से 1900 साल पहले था। तो ये कंप्लीट होता है चैप्टर कंप्लीट होता है। तो कैसा लगा आपको ये चैप्टर? अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, अपने फ्रेंड्स और स्टडी ग्रुप में शेयर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में, तब तक के लिए बाय।